दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम सीटेट एग्ज़ाम के जो आने वाले एग्ज़ाम है सीटेट के लिए, उसके लिए हम प्रश्न लेकर आए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसी तरह के प्रश्न देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम में आप इसी तरह का प्रश्न देखिएगा। तो चलिए, पहला है, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत वह कोई किसने दिया था? तो उन मनोवैज्ञानिक का नाम है जीन पियाजे। क्या नाम है? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए थे। अगला प्रश्न, बुद्धि के संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये है गोलमैन ने। किसने? गोलमैन ने। तो संज्ञानात्मक है जो जीन पियाजे ने दिया, संवेगात्मक कौन दिए? तो गोलमैन ने दिए। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो अगला जो प्रश्न है, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिए? तो बुद्धि के संरचना सिद्धांत किसने दिए? तो आइजक ने बुद्धि के संरचना सिद्धांत को दिया। तो संवेगात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो गोलमैन ने। और संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो आइजक ने। अगला प्रश्न है कि किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो किशोरों की नाजुक एवं संवेदनशील समस्या होती है यौन संबंधी समस्या। क्या होती है? यौन संबंधी समस्या। अगला जो प्रश्न है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो किशोरावस्था के बाद व्यक्ति क्या होता है? परिपक्व हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के दौरान बच्चे में भी एक ऐसा अवस्था है जिसमें बच्चे विभिन्न विधियों के प्रयोग के बारे में इसमें बच्चे सीख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था में सूचक होती है? तो यह किशोरावस्था में होती है। किशोरावस्था को हम बोलते हैं क्या? आंधी और तूफान की अवस्था। इसमें व्यक्ति क्या होता है, या बोल सकते हैं किशोरावस्था में बालक क्या होता है, इसमें उसमें मैं क्या हूँ, इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। किशोरावस्था में बालक क्या है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मतलब कि प्रबल आंधी और तूफान की अवस्था बताया गया इसको, किशोरावस्था को। अगला जो प्रश्न है, बालक कभी न समाप्त होने वाली विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह जो सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है? तो निरंतरता का सिद्धांत बोलता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक एक विज्ञान है। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? किस तरह का विज्ञान है? तो मानव व्यवहार का विज्ञान है कि आप व्यवहार, आपका व्यवहार कैसा। अगला जो प्रश्न है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास क्या है? प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किनका? तो यह कथन जो है ड्रेवर का है। ऐसे ही आप जानते हैं कि विकास क्या है? निरंतर, मतलब कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन वृद्धि क्या है? एक निश्चित समय पर इसका वृद्धि क्या होता है? रुक जाता है। जैसे आयु में, जैसे व्यक्ति का आयु के जैसे बढ़ने का जो एक निश्चित पीरियड है कि इसके बाद व्यक्ति नहीं बढ़ता है। सीखने का अगला जो प्रश्न है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। अगला जो प्रश्न है, खेल पद्धति के जनक कौन है? तो खेल पद्धति के जनक कौन है? किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक। अगला जो प्रश्न हमारा है, ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? तो ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला जो प्रश्न हमारा है कि प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट पद्धति के जॉन डेवी। कौन है? जॉन डेवी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जॉन डेवी। अगला जो प्रश्न है, अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं, संख्या में 20 है। अगला है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 350 ग्राम। 350 ग्राम शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है। अगला जो प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम होता है? तो लगभग 1400 ग्राम, लगभग 1400 ग्राम। अगला प्रश्न हमारा है कि जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? तो जीन पियाजे ने जिनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। मनोविज्ञान से संबंधित बहुत सारे प्रयोग किए हैं जो लेबोरेटरी स्कूल स्थापित किए थे। अगला जो प्रश्न है, जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो जीन पियाजे द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1923 में लिखी थी। अगला जो प्रश्न है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक को कितनी अवस्था बताई है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्थाएं बताई हैं। यह पहला जो है संवेदीगात्मक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है।
अगला जो है अवस्था हुआ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो जिसकी अवधि होती है 2 से 7 वर्ष तक। अगला जो है ठोस, जिसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो जिसकी अवधि होती है 7 से 11 वर्ष तक। अगला जो है अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें 11 से 18 वर्ष की तक की आई है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे मूर्त रूप को देखना, समझना, सीखना, चलना, देखना, महसूस करने लगता है। मूर्त मतलब कि जो अपने मतलब कि उसको स्पष्ट रूप में अपने आँखों से, इंद्रियों से के द्वारा उसको अनुभव करके देखता है। लेकिन अमूर्त संक्रियात्मक कब होता है? 11 से 18 वर्ष के में वो कल्पना शक्ति करने लगता है। अगला जो प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान की गई। तो किनके द्वारा की गई? तो पियाजे द्वारा बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताएं की पहचान की गई है। अगला जो प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किसने संबंधित है? तो यह जो विचार है, जो निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। अगला जो प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के लिए जरूरी है धैर्य और दृढ़ता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? धैर्य और दृढ़ता। अगला जो प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो बालक जब उत्तर बाल्यावस्था में होते हैं तो द्रव्यमान में, संख्या में और क्षेत्र में क्या होता है? परिवर्तन को समझने लगते हैं। संख्या, द्रव्यमान, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस हुआ, फिर द्रव हुआ, फिर गैस हुआ। संख्या भी समझने लगता है, क्षेत्र के बारे में जानने लगते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडारण कितना होता है? तो दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का जो शब्द भंडारण होता है कितना होता है? 100 शब्द तक होता है। कितना होता है? 100 शब्द तक होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होती है? तो ये जो अवस्था बाल्यावस्था एक ऐसा अवस्था है जिसमें शर्म एवं गर्व जैसी भावना विकसित हो जाती है। अगला जो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तिक जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग है? तो यह जो आश्चर्य से रिलेटेड है। अगला जो हमारा प्रश्न है, बाल्यावस्था अवस्था होती है, बाल्यावस्था की अवस्था कितने वर्ष तक होती है? तो 12 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था की अवस्था 12 वर्ष तक होती है। अगला जो प्रश्न है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? तो स्नायु मंडल है। क्या है? स्नायु मंडल है। अगला जो प्रश्न, विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी जाती है? तो इसका जो अवस्था मानी जाती है 4 से 7 वर्ष के लिए मानी जाती है। अगला जो प्रश्न है, बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का जो त्रिक बिंदु का सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिए। कौन दिया? स्टर्नबर्ग ने। तो इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटे। स्टर्न ने 3 भागों में बांटे। तो पहला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जो विश्लेषणात्मक बुद्धि, कौन है? विश्लेषणात्मक बुद्धि। दूसरा है व्यवहारिक बुद्धि और तीसरा है सृजनात्मक बुद्धि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया। क्या है? वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। अगला जीन पियाजे के अनुसार। अगला अल्फ्रेड विनी के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताए। तो अल्फ्रेड विनी के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है। तो 4 शब्दों का कौन कौन है? ज्ञान है, आविष्कार है, निर्देश है, आलोचना। क्या है? ज्ञान हुआ, आविष्कार हुआ, निर्देश हुआ, आलोचना हुआ। ये 4 हुए। अगला जो प्रश्न टर्मन के अनुसार, कौन थे? टर्मन के अनुसार बुद्धि में क्या परिभाषा है? तो टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। क्या है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है टर्मन के अनुसार। अगला स्टर्न के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो स्टर्न के अनुसार जो बुद्धि एक समान योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नए परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। स्टर्न के अनुसार बताया गया कि बुद्धि क्या है? समान योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नए परिस्थितियों के साथ क्या करता है? समायोजन करता है। तो स्टर्न ने बताया कि बुद्धि क्या करते हैं? नए परिस्थितियों के साथ, मतलब कि कोई व्यक्ति नए जगह जाए, उसका नया परिस्थिति उत्पन्न हो गया तो उसके जो अपने आप को सामंजस्य करना ही बुद्धि है। लेकिन टर्मन ने क्या कहा? बुद्धि अमूर्त विचार है, मतलब कि जो जिसको हम मूर्त रूप में देख नहीं सकते हैं, लेकिन उस तरह के विचारों को बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। लेकिन अल्फ्रेड विनी ने क्या बोले थे? बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है, यानी ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। तीनों वैज्ञानिक ने अलग अलग बताया। अगला जो बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति बुद्धि है। क्या है? जो चीज़ सीख लेंगे वही बुद्धि है। अगला जो बैचलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बैचलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने, कोई भी कार्य कर रहे हैं आप, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता को हम बुद्धि करते हैं। या किसने कहा? तो बैचलर ने कहा।
अगला जो प्रश्न है, समानता बुद्धि कितने प्रकार का होता है? समानता बुद्धि 3 प्रकार का होता है। पहला क्या, अमूर्त बुद्धि। मूर्त मतलब कि जो जिसको हम कल्पना से मतलब देख सकते हैं। मूर्त बुद्धि जिसको छूकर महसूस कर सकते हैं, यानी यांत्रिक बुद्धि। अगला जो सामाजिक बुद्धि, जो समाज में रहकर हम लोग जो काम कर सकते हैं, मतलब उसके गुण को जान सकते हैं। अगला जो प्रश्न, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि और स्थूल बुद्धि कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि स्फीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्फीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। क्या है? तर्क जैसे कोई प्रश्न हो तो उसमें तर्क करते हैं तो उसको ही स्फीयरमैन उसी को बुद्धि बताया। अगला जो प्रश्न है कि बाल अपराध बनने के कारण क्या है? तो पहला जो उत्तर है कि आनुवंशिकता। अगला व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना। और तीसरा क्या, शारीरिक दोष। ऐसे बालकहीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं। अगला चौथा क्या, घर का वातावरण अशांत होना। पांचवा क्या, कुसंगति के कारण। तो ये थे बाल अपराध बनने का। अगला जो और है, दादा दादी के अधिक लाड़ प्यार होना। अगला है स्तरहीन मनोरंजन होना। या आठवां क्या है, माता पिता का गरीब होना। अगला पक्षपात पूर्ण व्यवहार। अगला माता पिता का तलाक आदि। अगला प्रश्न है, बाल अपराधियों के उपचार क्या है? तो बाल अपराधियों के उपचार मनोवैज्ञानिक विधि है, समाजशास्त्रीय विधि है, वैधानिक विधि है। मनोविज्ञान जाने समाजशास्त्री के द्वारा भी है, वैधानिक विधि के द्वारा भी है। अगला जो प्रश्न है, समस्याग्रस्त बालक कौन कौन से होते हैं? तो समस्याग्रस्त बालक वह बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असमान बात होती है जिसके कारण समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। जैसे में देखिए, कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशील होना, गृह कार्य करके न लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगना। अगला जो प्रश्न है, समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सके? तो शिक्षकों को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाएं और सबसे आगे बिठाएं। शिक्षकों को स्वयं बालक की समस्या को कारणों को पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए। ये सारे समस्या का समाधान है। शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उसकी समस्या का पता लगाना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन कौन दिए बताएं? तो पहला जो है लोचशीलता हुआ, दूसरा मौलिकता हुआ, तीसरा अपसारीशीलता हुआ, चौथा केंद्रमुख विमुख हुआ। अगला जो है कि वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए हैं? तो वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता के 5 तत्व दिए हैं। वह मौलिकता हुआ, अनुकूलता हुआ, विचारात्मक हुआ, विचारों का सहचर हुआ, और लोचशील और विविध हुआ। अगला जो प्रश्न है, सृजनात्मक के प्रमुख तत्व कौन है? तो पहला है मौलिकता हुआ, नवीनता हुआ, रुचिशीलता हुआ, विस्तारण करने की क्षमता हुआ, और क्या है, विभिन्नता हुआ। अगला, सृजनशील बालकों की विशेषता क्या होती है? तो सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। सृजनशील बालकों में उच्च महत्वाकांक्षी वाले होते हैं। ठीक है। सृजनशील बालकों का विचार व्यापक होता है। तो सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है और सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है। अगला जो प्रश्न, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा? तो यह अरस्तु ने कहा। तो ये था आज का हमारा अंतिम एग्जाम प्रश्न, जो आप इसी तरह के प्रश्न सीटेट एग्जाम में आने वाले देख सकते हैं। तो वीडियो देखकर जरूर जाइएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद।